दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 78 साल होती है, वो आराम से बैठकर अपना फोन चला रहा था। तभी वो फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सारबी होता है, उसकी प्रोफाइल आ जाती है। वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसकी प्रोफाइल में जाकर उसकी हर एक फोटो को देखने लगता है और देखने के बाद उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो महिला उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद जब वो अपना फ़ोन चला रहा था, तभी उसके फेसबुक पेज पर नोटिफिकेशन आता है। जब वो अपना फेसबुक देखता है तो वो खुशी से उछल पड़ता है। दरअसल उसी सर्वी नाम की महिला ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। थोड़ी देर के लिए वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया और आज ये खुद भेज रही है। आखिर बात क्या है? हालांकि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों की चैटिंग होने लगती है। वो पूछता है, जब मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था तो तुमने रिजेक्ट कर दिया था और आज अपनी ही तरफ से भेजी हो। इसका क्या मतलब है? वो कहती है, मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ, मेरा एक बच्चा है और आजकल सभी मर्द एक जैसे होते हैं। जिसे देखो वही मेरी जिस्म के पीछे पड़ा है। मुझे लगा आप भी बाकी मर्दों की तरह होंगे, इसीलिए मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया। हालांकि मैंने जब आपकी प्रोफाइल चेक की तो आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, इसीलिए सोची आपसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो कहता है, मैं 78 साल का हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो तो बस ऐसे ही मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब इन दोनों के बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन दोनों को जब भी मौका मिलता था, दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत कर लिया करते थे। दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त फ़ोन पर बातें होती हैं। शार्वी इस बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ इस तरह से बातें करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। अब इनका ये बातचीत का सिलसिला लगभग 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहता है। तभी अचानक वो महिला कहीं गायब हो जाती है। इस बुजुर्ग व्यक्ति से उसका संपर्क टूट जाता है। वह बार बार उस महिला को फ़ोन लगा रहा था, उसे मैसेज कर रहा था, उसे बातें करने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह महिला ना तो फ़ोन का कोई जवाब दे रही थी और ना ही मैसेज का। अब वह बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार बात क्या है। वह फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है। तभी 3 दिन बाद उस महिला का फ़ोन आता है। वो पूछता है कि तुम 2-3 दिन से कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया, मैसेज भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है? वो कहती है, मेरा एक ही बेटा है और मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टरों ने कहा है कि इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकूं। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी बात थी तो कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। एक दोस्त अगर दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस महिला को इलाज के नाम पर पैसे देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे 5-6 दिन बीत जाते हैं। शाम का वक्त था। वह बुजुर्ग व्यक्ति साध्वी को फ़ोन लगा रहा था बातचीत करने के लिए, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। वो लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन साध्वी से उसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। वो लाख कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है और एक दिन उसके पास एक कविता नाम की लड़की का फ़ोन आता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति जब फ़ोन रिसीव करता है तो वह कहती है कि मैं सारवी की दोस्त बात कर रही हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वह बुजुर्ग आदमी जब पहली बार में अपनी तारीफ सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे करके इन दोनों का भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यह 78 साल का बुजुर्ग आदमी बिल्कुल तन्हा अकेला रहता था। पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था। एक बेटा है, बहू है। बेटा अपने काम में बिजी रहता है, बहू गृहिणी है, घर संभालना है। इस आदमी के हाथ में हर वक्त फ़ोन होता है और उसी में अपना समय काट रहा था। अब कविता से बात होने के बाद उसकी तन्हाई, अकेलापन कहीं ना कहीं दूर हो रही थी, खत्म हो रही थी। अब इन दोनों के बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाता है। दरअसल ये कविता नाम की महिला, जो अपने आप को सारवी की अच्छी दोस्त बता रही थी,
वो उस बुजुर्ग आदमी से गंदी बातें करती थी, अश्लील बातें करती थी। अब ये दोनों वीडियो कॉल पर बातें करने लगते हैं, अश्लील बातें करते थे और बाथरूम में जाकर दोनों एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र होकर वीडियो कॉल पर बातें करते थे। और ये सब उस बुजुर्ग आदमी को भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था, वो बुजुर्ग आदमी इस बात से अनजान था कि वो बिना कपड़ों के जो कुछ भी हरकतें कर रहा है, चाहे वो बाथरूम में हो, चाहे बेडरूम में हो, उस बुजुर्ग आदमी की न्यूड वीडियो या फिर फोटो, सब कुछ वो कविता नाम की महिला अपने फ़ोन में, मोबाइल में कैप्चर कर लेती है। धीरे धीरे लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है। अब ये कविता नाम की महिला ने उस बुजुर्ग आदमी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, मुझे तुमसे पैसे चाहिए, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये जो तुम्हारी न्यूड वीडियो है, फोटो है, ये सब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हारी जो बनी बनाई इज्जत है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। वो बुजुर्ग सोच में पड़ जाता है, परेशान हो जाता। आखिरकार वो महिला जैसे जैसे कह रही थी वो वैसे वैसे करता चला जाता है। दरअसल ये कहानी अप्रैल 2023 से शुरू होती है और साल 2024 आ जाता है। इस बीच कविता डिमांड लगातार बढ़ रही थी और एक दिन उसने भी पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया। एक दिन की बात है, एक महिला जिसका नाम दिनाज होता है, उस बुजुर्ग आदमी के पास फोन करती है और कहती है कि मैं साध्वी की छोटी बहन बात कर रही हूँ। अब जैसे ही ये बात वो सुनता है, बहुत खुश हो जाता है कि चलो आखिर साध्वी की कुछ खबर तो मिली। आगे वो बताती है कि उसका जो बेटा था, जिसके इलाज के लिए आपने पैसे दिए थे, वो तो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, लेकिन अब साध्वी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अगर आपसे कुछ पैसे हो सके तो दे दीजिए। आखिरकार उस बुजुर्ग आदमी को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि उसकी और साध्वी की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, साफ सुथरी थी। जिस तरह से कविता न्यूड वीडियो कॉल करती थी, अश्लील बातें करती थी, साध्वी ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। अब जैसे जैसे इलाज के नाम पर पैसे की डिमांड की जाती है वो पूरी कर रहे थे। लेकिन एक दिन दिनाज की तरफ से उस बुजुर्ग आदमी को खबर मिलती है कि साध्वी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। बकायदा उसकी मरने की फोटो, वीडियो सब उस बुजुर्ग आदमी के पास भेज दी जाती है तसल्ली के लिए कि वाकई अफसर भी इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। समय आगे बढ़ रहा था और एक दिन फिर एक लड़की जो कि चौथे नंबर की होती है, जिसका नाम जासमीन होता है, उस बुजुर्ग आदमी के पास फोन करती है और उस बुजुर्ग आदमी से बातचीत करना शुरू कर देती है। जासमीन इतनी शातिर थी कि वो बहुत ही कम समय में उस आदमी को अपने जाल में फंसा लेती है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे कविता के पास से तुम्हारे कुछ न्यूड वीडियो और फोटो मिले हैं, अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। वो बुजुर्ग आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या आ रहा है। दरअसल उसकी जिंदगी में 4 लड़कियां आती हैं और अलग अलग कहानी सुनाकर उसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लेती हैं। लेकिन जास्मीन की कहानी थोड़ी अलग होती है, भयानक हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो वो सुसाइड कर लेगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख देगी। आगे जो कुछ भी होगा इसके लिए तुम जिम्मेदार हो गए। वो बुजुर्ग आदमी इतना घबरा जाता है कि इनके जाल में बुरी तरह से फंसता चला जाता है। आखिरकार उसके पास जो कुछ भी पैसे थे सब खत्म हो चुके थे। वो कहता है, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। जास्मीन कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो, मुझे बस पैसे चाहिए। उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी अपनी बहू के पास जाता है और कहता है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, कुछ ज़रूरी काम है। उसकी बहू कमरे में जाती है और अपने पति यानी कि उसके बेटे के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे पापा मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? बेटा कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो दे दो, अगर नहीं है तो मैं दे देता हूं। कहती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास पैसे तो है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पापा के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। कुल मिलाकर बहू उन्हें 2 लाख रुपये दे देती है और वो उस लड़की जास्मीन को दे देता है। उसके बाद और 5 लाख की डिमांड की जाती है। वो अपने बेटे से मांगता है। बेटा कहता है, पापा अभी 2 दिन पहले आपने 2 लाख रुपये लिए थे और फिर 5 लाख मांग रहे हैं, आखिर आपको इतने पैसों की कहाँ ज़रूरत आन पड़ी है? बेटी की ये बात जैसे ही बाप सुनता है थोड़ा गुस्सा हो जाता है। कहता है, आज तक मैंने तुम पर इतने पैसे खर्च कर दिए
और आज जब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। बेटा कहता है, पापा मेरा वो मतलब नहीं था। आखिरकार बेटा 5 लाख दे देता है, लेकिन जास्मीन का इन 2 लाख या 5 लाख से कुछ होने वाला था नहीं। अब उसकी डिमांड और बढ़ जाती है तो वो कहता है, ये पैसे मैंने अपने बेटे से मांगकर तुम्हें दिए हैं। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन बेटे ने जो पैसे दिए थे तो वो अपनी तरफ से ये जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार उसके पापा को इतने पैसों की कहाँ ज़रूरत आ पड़ी है। वो बैंकरों में जाता है, पता करता है तो पता चलता है कि उसके बाप के खाते में करोड़ों रुपए निकल चुके हैं, वो भी 734 बार में निकले हैं। कहीं अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे तो कहीं यूपीआई के माध्यम से हुए थे। तो जब ये बात बेटों को पता चलती है तो वो 22 जुलाई 2025 को, जो साइबर क्राइम का नंबर है, टोल फ्री नंबर 19030 उस पर कॉल करता है और पूरी कहानी सुनाता है। उसके बाद 6 अगस्त 2025 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन भी जाता है और वहां AIR दर्ज कर ली जाती है। और उसके बाद जब उस बुजुर्ग आदमी को ये पता चलता है कि वो इतने बड़े ठगी का शिकार हो गया है, उन 4 महिलाओं ने उसे अलग अलग कहानी सुनाकर हमदर्दी जताकर उससे करोड़ों रुपये ठग लिए हैं, तो वो आदमी एकदम डिमोशिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित हो जाता है। दरअसल इस बीमारी में होता ये है कि याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, भाषा का भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आती, अंदर चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। कुछ इस तरह की बीमारी से वो बुजुर्ग आदमी पीड़ित है। हालांकि उसका इलाज अभी चल रहा है, वो ठीक भी है और ठीक भी नहीं है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, उन 4 महिलाओं को पकड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन 4 की सर्वाधिक कविता जैस्मीन और दिनाज, इनका आपस में लिंक है, एक ही हो सकती है। हालांकि यह पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि वो 4 एक ही है या अलग अलग है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।